बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो एक कहानी है जिसमें बहुत बड़ा सबक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको बात सुनने का मज़ा भी आएगा। असल में ये कहानी पंजाबी ज़ुबान में है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको पंजाबी ज़ुबान में ही ये कहानी सुनाऊँ। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। एक बुज़ुर्ग था, तो उसके 4 बेटे थे। जब वो बीमार हुआ तो उसने एक पेपर पे अपनी वसीयत लिख के तो अपने बेटों के हवाले कर दी। मैं आपको उर्दू में सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उर्दू तो हर एक बंदा समझ सकता है, लेकिन पंजाबी सब लोग नहीं समझ सकते। इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख के नेक्स्ट टाइम अगर कोई कहानी पंजाबी में होगी, अगर आप बोलेंगे पंजाबी में तो पंजाबी में सुनाऊंगा, अगर आप उर्दू को प्रेफर करेंगे तो मैं उर्दू में सुनाऊंगा। तो वो शख्स जो है वो बीमार हो गया और उसने अपने 4 बेटों को एक पेपर पे वसीयत लिख के दे दी और ये भी साथ बोल दिया कि ये पेपर आप लोग मेरे मरने के बाद ही इसको खोल के चेक कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या वसीयत लिखी है। खैर, कुछ अरसा वो शख्स बीमार रहा, उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, वो शख्स मर गया। जब उन्होंने वो वसीयत वाला पेपर खोला तो उसमें लिखा था कि ये जो मेरी जायदाद और ज़मीन और सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ़ 3 हिस्सों में तकसीम होंगी। एक बेटा जो है वो मेरा नाफरमान है, एक बेटा जो है उसको मेरी विरासत में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। मेरी विरासत जो है, मेरी जो जायदाद है वो सिर्फ़ 3 हिस्सों में तकसीम होनी चाहिए। अब बज़ाहिर जो है वो 4 के 4 अपने वालिदैन के बहुत ताबेदार थे। सब रिश्तेदारों में इन सब भाइयों की बहुत बात चलती थी, क्योंकि बज़ाहिर ये सारे लोग जो हैं वो अपने वालिदैन के बहुत ताबेदार थे, बात मानते थे, इज़्ज़त करते थे, खिदमत करते थे। अब जब उन्होंने ये वसीयत का पेपर देखा तो सारे भाई परेशान हो गए कि अब हम में से कौन ऐसा भाई है कि जिस पे बाप खुश नहीं था और बाप ने उसको विरासत में से हिस्सा देने के लिए भी मना कर दिया कि मेरी विरासत में से उसको हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए। खैर, वो जो गांव में जो पंचायत वाले जो बड़े लोग होते हैं उनसे बात की, मशवरा किया। कोई भी जो है वो कोई सही तरह से सेटिस्फाई मुतमिन ना कर सका कि कैसे उस आदमी का पता चल सके कि जिसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब भाई जो हैं वो ज़ाहिर अपने वालिदैन के ताबेदार थे। तो उनके माइंड में यही था कि हमारे बाप ने जो वसीयत की है, चाहे वो हमसे कोई भी है, उसको बेशक हिस्सा ना मिले, लेकिन हम लोग अपने बाप की वसीयत जो है वो लाजमी पूरी करें। खैर, गांव के कुछ लोग जो होते हैं, दना लोग, बुज़ुर्ग, उन्होंने उनसे बात की कि फ़लाँ गांव में एक बंदा है, आप उसके पास जाओ तो उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आपका जो है ये मसला वो हल कर देगा। खैर, वो गए उस शख्स को मिलने के लिए। जब वो गांव में एंटर हुए तो गांव के गेट पे उनको एक नौजवान लड़की मिली।
उन्होंने नाम लिया कि हम लोगों को फलां चौधरी साहब से मिलना है। वो लड़की ने आगे से जवाब दिया कि वो तो अंधे हो गए हैं, उनको तो नज़र ही नहीं आता। ये भाई बड़े हैरान हुए कि हम लोग तो अभी अभी किसी को पूछ के आए हैं, उन्होंने तो हमें अगर ऐसा कोई काम होता तो पहले लाजमी बताया होता। खैर वो आगे चले गए। थोड़ा आगे गांव के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे एक खातून मिली। उन्होंने पूछा कि हम लोग फ़लाँ चौधरी साहब से मिलना चाहते हैं, आप बराए मेहरबानी हमें उनका पता दे दें, एड्रेस बता दें। वो औरत बोली कि वो शख्स जो है जिसका नाम आप ले रहे हैं वो तो मर चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग आगे जाके दोबारा से पूछ सकते हैं। अब ये भाई बहुत परेशान हो गए, हैरान हुए कि इस चीज़ का क्या मतलब हो सकता है कि हम लोगों को बाहर से एक लड़की मिली, वो बोलती है कि उनको नज़र नहीं आता, वो अंधे हो चुके हैं। ये खातून मिली है, ये बोल रही है कि वो मर चुके हैं। और हमारे गांव वालों ने, जो दाना लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इसी के पास जो है वो हमें अपना फ़ैसला करवाने के लिए भेजा है। अगर कोई ऐसा काम होता तो लाजमी वो भी हमें इस चीज़ का बता देते। खैर वो थोड़ा आगे गए, उन्होंने किसी और से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि वो चौधरी साहब जो हैं वो फ़लाँ डेरे पे बैठे हैं। अभी वो चौधरी साहब फ़लाँ डेरे पे बैठे हैं। वो जब गए, सलाम दुआ हुई, उन्होंने बताया कि हमारे नाम ये हैं और हम फ़लाँ गांव से आए हैं, हमारा मसला ये है कि हमारे बाप ने मरते हुए हमें एक वसीयत की है। जब हम लोगों ने पेपर खोला तो उसमें ये लिखा है कि 4 भाइयों में से एक भाई ऐसा है जिसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। हमारे बाप ने हमें ये वसीयत की है कि पूरी जायदाद, पूरी विरासत सिर्फ 3 भाइयों में तकसीम होगी, चौथे को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो आप के पास हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो दाना लोग हैं, जो पंचायत वाले होते हैं, आपके पास भेजा है ताकि आप कुछ शफ़क़त करें, आप हमारे इस मुश्किल में हमारी कोई मदद करें कि हम लोग कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा भाई ऐसा है कि जिसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा अपने बाप की वसीयत के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे गांव वालों ने, जो दाना लोग थे, उन्होंने आपके पास हमारा ये फ़ैसला करने के लिए भेजा है, लेकिन जब भी हम लोग गांव के गेट से एंटर हुए हैं तो वहाँ एक नौजवान लड़की मिली, जिसको हम लोगों ने आपका पूछा तो उसने आगे से बोला कि वो अंधे हो चुके हैं। और जब हम लोग थोड़ा आगे आए, वहाँ एक खातून से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो शख्स तो मर चुका है। तो हम लोगों को इन दोनों की बात की समझ नहीं आई। तो वो जो चौधरी साहब थे वो बोले कि वो जो नौजवान लड़की आपको बाहर गांव के गेट के पास मिली है, वो मेरी ही बेटी है। और वो उसने इसलिए ऐसा बोला है कि वो जवान हो चुकी है और मैं अभी तक उसकी शादी नहीं कर सका, इसलिए वो बोलती है कि मेरा बाप अंधा हो चुका है, उसको ये नज़र नहीं आता कि उसकी बेटी जवान है और अब तक उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद जिस खातून को आप मिले हैं, वो खातून मेरी ही बीवी है, जिसने आपको ये कह दिया कि वो मर चुका है। असल में बात ये है कि मैं अपनी बीवी की ज़रूरियात जो होती हैं ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, वो पूरी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसने ये कह दिया कि उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो मैं उसके लिए मर चुका हूँ। अब आपकी बात है कि आपका ये फ़ैसला आपको चाहिए कि आप 3 भाइयों में कौन से ऐसे 3 भाई हैं कि जिनको विरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए, और ऐसा कौन है एक कि जिसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, जो आपके बाप ने वसीयत की है। उस शख्स ने चारों भाइयों को दूर दूर भेज दिया और अपने पास
एक छोटी सी मट्टी की ढेरी बना के बैठ गया और बताया कि मैं एक एक करके आप सबको बुलाऊंगा। जब एक एक करके आपको बुलाऊंगा तो आपको फैसला मिल जाएगा कि कौन सा एक ऐसा भाई है कि जिसको वसीयत के हिसाब से अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। खैर, उसने एक मट्टी का ढेर बनाया और एक भाई को बुलाया और उसको बोला कि दूसरे लोगों को, तुम्हारे दूसरे भाइयों को बेशक हिस्सा मिले या ना मिले, तुम अपने बाप की, ये समझो कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, तुम अपने बाप की कब्र पे 5 जूते मारो। अगर तुम अपने बाप की कब्र पे 5 जूते मारोगे तो दूसरों को हिस्सा मिले या ना मिले, विरासत में तुम्हारा तुम्हारा हिस्सा लाजमी तुमको मैं दिलवा दूंगा। अब वो भाई क्या बोलता है कि मैं अपने बाप की कब्र की बेहुरमती नहीं कर सकता, मुझे विरासत में से हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता इससे मेरा सरोकार नहीं, लेकिन मैं अपने बाप की कब्र की बेहुरमती नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, तुम साइड पे हो जाओ। दूसरे भाई को बुलाया, उसको भी यही कहा कि बाकी तुम्हारे भाइयों को हिस्सा मिले या ना मिले, अगर तुम अपने बाप की कब्र पर 5 जूते मारते हो तो तुम्हारा हिस्सा जो है बाप की विरासत में से वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, किसी और भाई को मिले या ना मिले। उसने भी वही जवाब दिया कि मुझे हिस्सा मिले या ना मिले, मैं अपने बाप की कब्र पर जूते नहीं मार सकता, अपनी बाप की कब्र की बेहुरमती नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, तुम भी एक साइड पे हो जाओ। अब तीसरे भाई को बुलाया, उसको उस शख्स ने सेम बोला कि अगर तुम अपने बाप की कब्र पर 5 जूते मारते हो तो दूसरे भाइयों का हिस्सा मिले या ना मिले, तुम्हारे बाप की विरासत में से तुम्हें लाजमी हिस्सा मिल जाएगा। तीसरे भाई ने भी यही सेम जवाब दिया कि मुझे बेशक हिस्सा मिले या ना मिले, मैं अपने बाप की कब्र की बेहुरमती नहीं कर सकता, आपके बाप की कब्र पर जूते नहीं मार सकता। उन्होंने कहा ठीक है। अब चौथे आदमी को बुलाया, जो भाई था चौथा, उसको उसने बुलाया। उस शख्स ने, जो फैसला करने के लिए चौधरी साहब उस गांव में बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम अपने बाप की कब्र पर 5 जूते मारोगे तो दूसरे किसी भाई को हिस्सा मिले या ना मिले, तुम्हें अपने बाप की विरासत में से हिस्सा लाजमी मिल जाएगा। अब उसने क्या किया, वो आगे से जवाब देता है, अगर बाप की कब्र पर 5 जूते मारने से मुझे विरासत में से हिस्सा मिल सकता है तो मैं अपने बाप की कब्र पर 10 जूते मारने के लिए भी तैयार हूं। उसी टाइम पे उस दना शख्स ने, वो जो चौधरी साहब थे जो फैसला कर रहे थे, उन्होंने कह दिया, आप लोग देखो, सबको इकट्ठा किया और बोला, आप लोग देखो, आपका ये भाई ऐसा है कि जो विरासत का हकदार नहीं है, जिसने अपने बाप की इज्जत का, अपने बाप की हुर्मत का, अपने बाप की कब्र का कोई लिहाज नहीं रखा, और वो सिर्फ और सिर्फ विरासत में हिस्से के लिए अपने बाप की कब्र पर जूते मारने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए बाकी जो 3 भाई हैं, ये पूरी की पूरी विरासत, पूरी की पूरी जायदाद सिर्फ उन 3 भाइयों के अंदर तकसीम होगी, उसके 3 हिस्से होंगे। वसीयत के हिसाब से ये जो चौथा आपका भाई है, इसका इस विरासत में, इस जायदाद में अपने बाप की तरफ से कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपका बाप लिख के दे गया है कि सिर्फ और सिर्फ जायदाद के 3 हिस्से होंगे। अभी दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बार बार मैं कहता हूँ, आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको जो वीडियो से नतीजा निकलता है उसकी समझ आए, आपके कुछ काम आए। आप वीडियो पूरी देखा करें।
تاکہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے۔ ابھی ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اب ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور چینل کا بھی خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔